जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मल्टीमीडिया एजुकेशन पॉइंट पे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हमने 6 प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है और आज हम 7वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे और 7वें प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को हिंदी का जो पोर्शन है उसको कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों दिया है कि ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है। तो ए और ए का जो उच्चारण स्थान होता है वह क्या होता है दोस्तों, तो हमारा हो जाएगा कंठ तालव्य। क्या हो जाएगा, ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि अर्ध विवृत स्वर है। तो आपको बताना है दोस्तों, अर्ध विवृत स्वर है तो वह कौन सा है जो अर्ध विवृत है। तो हमारा जो अर्ध विवृत स्वर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। और जो इसमें आ दिया है, वो क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, आ हमारा विवृत स्वर हो जाता है। क्या होता है, आ हमारा जो है वो विवृत स्वर हो जाएगा। ए हमारा जो है ए आ जाएगा अर्ध समृत में। किस में आ जाएगा, अर्ध समृत में। उ आ जाएगा हमारा समृत स्वर में। तो जो अर्ध समृत है वो क्या होगा, ए होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास होगा। तो शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास होगा, इस वाक्य में क्रिया के किस काल का बोध करा रही है। तो इस वाक्य में जो क्रिया का बोध हो रहा है दोस्तों वह यह हो रहा है कि इसमें सामान्य भविष्य, ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि मतलब भविष्य की बात की जा रही है कि शायद कल, ठीक है, यानी कि अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास हो। ठीक है, तो यहाँ हमारा सामान्य भविष्य हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो इसमें से जातिवाचक संज्ञा क्या है, तो आप सब लोग को पता होगा कि जातिवाचक संज्ञा क्या है, हमारा लड़का इसमें से जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला दिया है कि सही वर्तनी वाला शब्द है। तो सही वर्तनी वाला शब्द क्या है दोस्तों, तो हो जाएगा पतित छाया। क्या हो जाएगा, पतित छाया हमारा सही वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसी क्रम में, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है, इसमें से आपको बताना है दोस्तों। तो हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा कि उसका सौंदर्य कभी कम न हो। ठीक है, ये इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उसका सौंदर्य कभी कम न हो। जबकि दिया है कि भगत सिंह का राष्ट्रीय आभारी है, तो राष्ट्रीय आभारी नहीं होगा। दूसरा दिया है कि आकाश जानता है कि शायद उसका मित्र सो रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। गाय का ताकतवर दूध होता है, तो गाय का ताकतवर दूध होता है, तो ये हमारा भी अशुद्ध हो जाएगा। तो शुद्ध हमारा क्या है, उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो संकेतवाचक सर्वनाम दोस्तों किसे कहते हैं, हम निश्चयवाचक सर्वनाम को कहते हैं। किसको कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम को ही हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपको अगला क्वेश्चन इसमें बताना है कि इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है। तो विवरण चिन्ह आप सब लोगों को पता होगा क्या है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा विवरण चिन्ह। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 विवरण चिन्ह हमारा हो जाएगा। अगला जो है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो आपको बताना है दोस्तों इसमें से कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है। तो हमारा इसमें कपट जो है दोस्तों, कपट हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। जबकि इसमें सुंदरता, निद्रा और मूर्खता ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा। तो कपट हमारा क्या है दोस्तों, पुल्लिंग है। अगला जो क्वेश्चन है इसी क्रम में कि इनमें से अभ्युदय शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो आपको बताना है कि इसमें से अभ्युदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो वह है दोस्तों अभिधन उदय। क्या है, अभिधन उदय हमारा हो जाएगा संधि विच्छेद, अभिधन उदय। अगला जो क्वेश्चन है कि साहचर्य शब्द का विलोम क्या होगा। तो आपको बताना है कि साहचर्य शब्द का विलोम क्या होगा दोस्तों। तो साहचर्य शब्द का विलोम होता है अलगाव। क्या होता है, अलगाव हमारा हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो आपको समुद्र का जो है पर्यायवाची शब्द इसमें से चुनना है। तो पर्यायवाची शब्द उसका क्या होगा, समुद्र का आपको बताना है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द इसमें से क्या होगा। तो पहला दिया है कि सरिता। तो सरिता हमारा नदी का होता है, सारंग भी नहीं होगा, व्याल भी नहीं होगा। इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा पयोनिधि। पयोनिधि जो होता है वो दोस्तों समुद्र का पर्यायवाची होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, जब ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़िएगा कि क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो जब यानी कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है तो यानी अकर्मक पूछ रहा है, तो कौन सा है वो हो जाएगा वो, क्योंकि जो मोहन साइकिल चलाता है, मोहन दूध पीता है, श्याम ढोलक बजाता है, ये सब क्या है, ये सब हमारे सकर्मक क्रिया हैं। जबकि हमारा ये बालक दौड़ता है, यह क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। तो यही हमारा सही हो जाएगा कि यही सकर्मक क्रिया नहीं है, यानी सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर 1। अगला जो क्वेश्चन है, आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो यह किस प्रकार का वाक्य है। तो आप ये पढ़ेंगे कि यह विधानवाचक, संकेतवाचक, निषेधात्मक वाचक। तो इसमें क्या हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। क्योंकि कोई जब आशीर्वाद या कुछ भी देता है तो इच्छा ही करता है, ठीक है, कि आपका जीवन
वैवाहिक जीवन सुखद हो, यह इच्छा की बात इसमें की गई है, तो हमारा इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित जो वाक्य हैं इसमें से किसमें विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। तो वह हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मीठे फल खाओ। यानी कि फल खाओ कैसे खाओ, मीठे फल खाओ। ठीक है, तो इसमें एक उचित विशेषण का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि इनमें से स्थितिवाचक का अव्यय कौन सा है। तो आपको बताना है कि स्थितिवाचक का अव्यय इसमें से कौन सा है। तो हमारा हो जाएगा बाहर। क्या हो जाएगा दोस्तों, बाहर हमारा जो है वह क्या हो जाएगा, स्थितिवाचक का अव्यय हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, नेकी का फल बदी, तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो इस लोकोक्ति का जो अर्थ होता है वह क्या होता है। पहला दिया है कि सर्वत्र विजय हासिल करना, तो ये नहीं होगा। दूसरा दिया है जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना, ये भी नहीं होगा। अधूरा ज्ञान, ये भी नहीं होता है। तो हमारा होगा क्या, भलाई का बदला बुराई, भलाई का बदला बुराई होता है, नेकी का फल बदी खंस। ठीक। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो मुहावरा क्या दिया हुआ है कि भूंजी भांग न होना। ठीक है, भूंजी भांग न होना, ये इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो दिया है संदेह की स्थिति में होना, सबसे परे रहना, कष्ट झेलना, अत्यंत दरिद्र होना। तो क्या हो जाएगा हमारा, अत्यंत दरिद्र होना हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, अत्यंत दरिद्र होना, भूंजी भांग का न होना का मतलब होता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, पीहू ने किताब पढ़ी। तो पीहू ने किताब पढ़ी इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो पीहू ने किताब पढ़ी दोस्तों, इसमें कर्ता कारक है। क्या है, कर्ता कारक है, पीहू ने किताब पढ़ी। अगला जो क्वेश्चन है कि इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है। तो आप देख पा रहे होंगे कि दिया है जीभ, कान, दांत, ये सब नहीं होता है क्योंकि दांत का दंत होता है, जीभ का जीवा होता है, कान का कर्ण होता है। इसमें जो मुख दिया है दोस्तों, ये हमारा तत्सम हो जाएगा क्योंकि मुख का जो तद्भव होता है वह मुंह होता है, और मुख हमारा क्या है, एक तत्सम शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों इसी क्रम में, तो अगला जो क्वेश्चन हमारा इसी क्रम में है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक का अर्थ इनमें से क्या नहीं होता है। तो आपको बताना है कि इसमें से जो प्राकृतिक का अर्थ इनमें से क्या नहीं होता है वो बताना है। ठीक है, तो वो हो जाता है दोस्तों स्वामी। स्वामी शब्द जो है वह प्राकृतिक का अर्थ नहीं है, जबकि हमारा पूज्य हो गया, स्वभाव हो गया, माया हो गया, यह सब क्या है, प्राकृतिक के अर्थ हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि प्राकृतिक का अर्थ स्वामी नहीं होता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रत्येक रस के संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं। तो प्रत्येक रस के संचरण करने वाले भाव को हम कहते हैं दोस्तों संचारी भाव। क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं हम। ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से एक का बहुवचन क्या है। तो एक का बहुवचन होता है अनेक। क्या होता है दोस्तों, एक का बहुवचन अनेक होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृत्यवाच्य का प्रयोग हुआ है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृत्यवाच्य का प्रयोग हुआ है। तो वह है बच्चों ने क्रिकेट देखा। कौन सा हो जाएगा, बच्चों ने क्रिकेट देखा, इस वाक्य में क्या है, कृत्यवाच्य है। ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। तो मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया वाक्य में कौन सा अलंकार है। तो जो चांद रूपी मुख है दोस्तों उस पर राहु, ठीक है, राहु वो भी धोखा खा गया। इस ये मतलब क्या बता रहा है, एक इसमें हमारा रूपक अलंकार है क्योंकि एक तुलना या वो किया जा रहा है, तो वहाँ पर हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, मुख रूपी चांद को बताया जा रहा है कि जो मुख है वो कैसा है, चांद है, और उस पर क्या हुआ, राहु धोखा खा गया, तो हमारा वहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि किस शब्द में पूरा उपसर्ग है। तो आपको बताना है दोस्तों कि किस शब्द में पूरा उपसर्ग है। तो पूरा जो उपसर्ग है दोस्तों वह है हमारे पूरा विद में। किस में होगा, पूरा विद में हमारा पूरा उपसर्ग है। किस में है, पूरा विद में हमारा क्या है, पूरा उपसर्ग है। ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है कि सार्वत्रिक में प्रयुक्त प्रत्यय इनमें से कौन सा है। तो सार्वत्रिक में प्रयुक्त प्रत्यय इनमें से कौन सा है। तो देखिए इसमें ध्यान से लगाइएगा क्योंकि इक और इक दोनों दिया है, तो हमारा देख रहे हैं सार्वत्रिक में छोटी ई का मात्रा है, तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा इक। ठीक है, तो हमारा इक प्रत्यय होगा सार्वत्रिक में, ध्यान से लगाइएगा। ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, पुत्र शोक में कौन सा समास है। तो पुत्र शोक में कौन सा समास है दोस्तों। तो पुत्र शोक का हमारा समास जो हो जाएगा वह पुत्र का शोक यानी कि तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, तत्पुरुष समास हमारा हो जाएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों वह गद्य से रिलेटेड है, तो गद्य को आइए हम पढ़ते हैं और उसके पढ़ने के बाद हम उसके आंसर को देते हैं। ठीक है, तो हमारा गद्य जो दिया हुआ है वह क्या है। तो कह रहा है कि भौगोलिक दृष्टि से, ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से भारत विविधताओं का देश है तथा सांस्कृतिक रूप
से इकाई के रूप में इसका अस्तित्व प्राचीन काल से बना हुआ है। इस विशाल देश में उत्तर का पर्वतीय भूभाग है, जिसकी सीमा पूर्व से ब्रह्मपुत्र और पश्चिम से सिंधु नदी तक विस्तृत है। इसके साथ ही गंगा, यमुना, सतलुज और उपजाऊ कृषिभूमि, विंध्य और दक्षिण के वनों के से आच्छादित पठारी भूभाग, पश्चिम में थार का रेगिस्तान, दक्षिण का तटीय प्रदेश तथा पूर्व में असम और मेघालय का अतिवृष्टि की सुरम्य क्षेत्र सम्मिलित है। ठीक है, आगे दिया है कि इस भौगोलिक विभिन्नता के अतिरिक्त इस देश में आर्थिक और सामाजिक भिन्नता भी पर्याप्त रूप से विद्यमान है। वस्तुतः इन भिन्नताओं के कारण भारत में अनेक सांस्कृतिक उपधाराएं विकसित होकर पल्लवित और पुष्पित हुई हैं। संस्कृत की सकारात्मक देश के लोग की निपुणता, नेतृत्व, संयम, उत्कंठा आगे दिया है क्वेश्चन में कि उत्कंठा पर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, पर निर्भर करती है। जिस जन समुदाय में अपने देश की समस्याओं को सुलझाने की प्रबल इच्छा हो, उस देश की संस्कृति सृजनात्मक अवश्य होगी। ठीक है, तो यह हमारे मतलब एक अपने देश के बारे में दिया हुआ है, उसके कुछ गुणों को बताया गया है कि उत्तर में क्या है, पश्चिम में क्या है, दक्षिण में क्या है। ठीक है, तो ये सारी बातें उसमें बताई गई हैं। तो आइए अब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और उसको आंसर देते हैं गद्य के माध्यम से। तो दिया है उत्तर दिशा के पर्वतीय, ठीक है दोस्तों, उत्तर दिशा के पर्वतीय भूभाग की सीमा कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो आपको बताना है कि उत्तरी दिशा की जो भूभाग की सीमा है वह गद्य में कहाँ से कहाँ तक बताया गया था। तो गद्य में बताया गया था पूर्व में ब्रह्मपुत्र और पश्चिम में सिंधु नदी तक बताया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही सही हो जाएगा कि पूर्व में ब्रह्मपुत्र और पश्चिम में सिंधु नदी तक बताया गया है। ठीक है, कि विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है कि गद्यांश में किस प्रकार की भिन्नता की बात नहीं की गई है। देखिए इसमें पूछा है कि नहीं की गई है, अगर कहा होता कि की गई है तब तो हम ठीक है, लेकिन पूछा है नहीं की गई है तो इसमें देखेंगे कौन सी बात नहीं की गई थी। तो ऑप्शन नंबर पहला दिया है कि आर्थिक, दूसरा दिया है सामाजिक, तो तीसरा भौगोलिक, चौथा भौगोलिक। तो ये हमारे तीनों किए गए थे, क्योंकि आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक की भिन्नता उसमें बात की गई थी, जबकि हमारा जो बौद्धिक है इसकी बात उसमें नहीं हुआ, यानी इसका जिक्र उसमें नहीं हुआ है गद्यांश में। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा कि गद्यांश में विभिन्नता की बात में नहीं की गई थी बौद्धिक की। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, भारत में अनेक संस्कृति उपधाराएं विकसित होने का क्या कारण है। तो अनेक सांस्कृतिक उपधाराओं का विकसित होने का क्या कारण है। तो वह कारण है दोस्तों देशवासियों की, क्या हो जाएगा, देशवासियों की निपुणता। क्या है दोस्तों, देशवासियों की जो निपुणता है इसी के कारण क्या है, हमारी विकसित होने का कारण है। ठीक है, अनेक संस्कृतियों की उपधाराएं विकसित होने का कारण है देशवासियों की निपुणता। अगला हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा इसी क्रम में कि मेघालय शब्द का संधि विच्छेद होगा। देखिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि मेघालय का संधि विच्छेद हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा दोस्तों मेघधन आलय। क्या हो जाएगा, मेघधन आलय हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, तो मेघालय में हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, मेघधन आलय होगा। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि है इसमें, कौन सा संधि है, दीर्घ स्वर संधि। अगला जो क्वेश्चन है कि पल्लवित और पुष्पित हुई है। ठीक है, पल्लवित और पुष्पित हुई है रेखांकित से तात्पर्य है। तो पल्लवित और पुष्पित हुई है, इस रेखांकित से मतलब आपको बताना है कि इसका क्या तात्पर्य होता है। तो पल्लवित मतलब होता है एक तरह से विकास होना। ठीक है, पुष्पित मतलब जैसे पुष्प अगर होता है तो पुष्पित होता है यानी खिलता है, तो पुष्प का क्या हो रहा है, उसमें विकास हो रहा है। तो इस तरह से अब जब उसके भाव को मिलाएंगे तो यानी पल्लवित और पुष्पित हुई का जो तात्पर्य होता है वह क्या होता है, समृद्धि से होता है। किससे होता है, समृद्धि से होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि किस कृति के लिए निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसमें किस कृति के लिए निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो वह था दोस्तों कव्य और काला पानी। क्या है, कव्य और काला पानी पे उनको पुरस्कार मिला था। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चित्तकोबरा के उपन्यासकार कौन है। तो चित्तकोबरा के उपन्यासकार कौन है दोस्तों, तो वह हैं मृदुला गर्ग। कौन है, मृदुला गर्ग हमारे क्या हैं, चित्तकोबरा के उपन्यासकार हैं। अगला है कि कितनी नाव में कितनी बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है कि कितनी नाव में कितनी बार के रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा अज्ञेय हैं। कौन है, अज्ञेय जी हैं। ठीक है, सच्चिदानंद चिदानंद वात्सल अज्ञेय इनका पूरा नाम है। अगला जो क्वेश्चन है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। और हमारे यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसमें पूछा है कि संस्कृति का 4 अध्याय किसकी रचना है। तो यह है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है कि रामधारी सिंह दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय इनकी रचना है। किनकी है, रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, तो
ये थे हमारे दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस जो हम इस वीडियो में देखे हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कुछ वीडियो में त्रुटि हुई होगी तो माफ़ कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।